जय हिंद दोस्तों, मैं नमन जैन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर में। आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण हिंदी में बोले तो। अब ये ग्रेविटेशन शब्द सुन लिया, अब इसका अपन थोड़ा सा मीनिंग समझने की होता है क्या है। देखा होगा जब भी आप कोई चीज ऊपर उछालते हैं, वो क्या होता है, हमेशा नीचे आ जाती है। कोई भी चीज आपने ट्राई की होगी, क्या होता है, हमेशा वो नीचे अर्थ की तरफ आती, मतलब कोई ना कोई चीज उसको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब फोर्स लग रहा है। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। कि कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं वो वापस अर्थ सरफेस पे आ रही है, मतलब कोई फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन बोल रहे हैं। मतलब अर्थ का कुछ मास है, ठीक है, कुछ आप जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं उसका कुछ मास है। क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंक रहे हैं वो अर्थ से जाके अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एक दूसरे पे वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या लगा रहे हैं, आपस में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थोड़ा सा अपन ने एक्सप्लेनेशन ले लिया कि क्या होता है ग्रेविटेशन। अब इसको अपन डिटेल में बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए ग्रेविटेशन होता क्या अपन समझते हैं। ग्रेविटेशन इज ए नेचुरल फिनोमेना बाय व्हिच एवरी ऑब्जेक्ट विथ मास अट्रैक्ट्स ईच अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स ऑफ डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। क्या होगा, कोई मास है, ठीक है, ये सपोज m मास का ऑब्जेक्ट है, एक और ये ऑब्जेक्ट है स्मॉल m का। क्या करता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो यही क्या है, ग्रेविटेशन है। कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस से लेके जा रहे हैं तो अर्थ से अपनी तरफ खींच रही है, मतलब फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जो फोर्स लग रहा है इन दोनों को आपस में खींच रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर। अब बोल रहे फोर फंडामेंटल फोर्स, मतलब अपने जो फंडामेंटल फोर्स होती हैं वो बेसिकली फोर टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, पहली तो जो होती है वो होती है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। इट इज द वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। इतनी भी वीक नहीं होती कि कोई इसमें फोर्स का एहसास ही ना हो। ठीक है, पर जो कंपैरेटिवली जो तीन आगे वाली फोर्सेस है उनसे ये थोड़ी सी वीक होती है। देन इसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये कहां देखी जाती है, जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं उसमें अपन ये मेनली देख सकते हैं। ठीक है, देन आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपको कहां मिलेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आपको ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि जिससे वो न्यूक्लियस बनता है वो किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, देन लास्ट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये चार टाइप की फंडामेंटल फोर्स अपन को पता होनी चाहिए, जिसमें से आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए अब देखो, एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कोई आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है m1, ये ऑब्जेक्ट है m2। ठीक है, इनके बीच कुछ डिस्टेंस भी होगा, सपोज इसको अपन बोल देते हैं r। ठीक है, तो क्या होगा, जो m1 है वो इस वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा कुछ, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जो m2 है वो इस वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब इस पे कुछ फोर्स लगाएगा। तो क्या होगा, देखिए जो यहाँ पे फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, m1 इंटू m2 के, मतलब एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये पहला इक्वेशन अपन को यहाँ से मिला। और जो फोर्स है, जो फोर्स, एक चीज बताना, क्या होगा अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा दूं, मतलब खींच के बढ़ा दूं, तो क्या होगा, फोर्स कम होता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा। और मैं दोनों ऑब्जेक्ट को जितना पास ले आऊं उतना ज्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब ये समझ आ रहा है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको अपन अगर कंबाइन करके लिखें, कंबाइन करके अपन इसको क्या करें, लिखने की कोशिश करें, तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2 अपॉन r स्क्वायर।
ठीक है, m1.m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपन को एक रिलेशन यहाँ से मिलता है, दोनों को अपन कंबाइन करके लिखते हैं तब। अब देखो फिजिक्स में पता होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, साथ में क्या लेके आता है, एक कांस्टेंट लेके आता है और एक इक्वल टू लेके आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू जी m1.m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जी, एक जी क्या है, ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर, ये जो जी है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहां पे आइए, जो जी की वैल्यू होती है, जो जी की वैल्यू होती है, तो पहले अपन 1 मिनट इसका थोड़ा सा अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या करें, फॉर्मूला वगैरह देख लें क्या होता है। देखिए क्या होगा, अपन को फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला, जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर मिला। अपन को क्या करना है, ग्रेविटेशनल का क्या करना है, निकालना है। तो जी को यहीं छोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले तो जी की अपन यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी। ठीक है, यूनिट ऑफ जी क्या करेंगे, जी को यहीं छोड़ेंगे, बाकी चीज़ों को ट्रांसपोज कर देंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, जी को यहीं रखा रहने दो। ये देखो मीटर, मीटर मास है ना, सॉरी m1m2 मास है ना, मास मतलब वेट, वेट मतलब केजी में, तो ये क्या हो जाएगा, केजी इंटू केजी। ठीक है, और क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में होती है, मीटर में होती है, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ये देखना यहां से न्यूटन इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, जी की वैल्यू चाहिए, तो जी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर पर केजी, ये अपन को जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू होती है, समझ आया। तो जी की वैल्यू कितनी, सॉरी जी की यूनिट कितनी होती है, ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे समझ आया, ये अपनी क्या होती है, यूनिट ऑफ जी होती है। देखो अब जो जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जब अपन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जी की अपन को वैल्यू हमेशा पुट करनी चाहिए, और आपको बोलूंगा कि ये जी की वैल्यू याद हो जानी चाहिए, जी की वैल्यू हमेशा याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या आई थी जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी की वैल्यू याद हो जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया बड़े जी, मतलब कैपिटल जी है। अभी अपन एक स्मॉल जी भी पढ़ने वाले हैं, जो क्या होती है, ग्रेविटी होती है, उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो अपन को क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चले। ठीक, तो F क्या था, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट था, m1 m2 मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट था, r इज द डिस्टेंस था, और g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। ये अपन ने चीजें पिछली स्लाइड में भी अपन ने ये सारी देख ली। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में जानते क्या होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको ही क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटी इज फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। क्या कि अर्थ हर चीज को अपनी सेंटर में खींच रही है, उसी को क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अब जो बॉडी में एक्सेलरेशन आता, आपने चीज ऊपर तो फेंक दी, पर वो क्या होगी, कुछ रफ्तार से नीचे भी आएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, जो रफ्तार से नीचे आ रही मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। एंड देन जो छोटे जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल जी से। ठीक है, एक अपन ने कैपिटल जी पढ़ा, वो क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, और जो स्मॉल जी है वो क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, देखो जो छोटी जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसको अप्रोक्सीमेटली अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या कर लेंगे, 10 कंसीडर कर लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अब इसको बताता हूं कि ये चीज आई कहां से, ये चीज कैसे आई। अपन ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, फोर्स का फॉर्मूला अब भी देखा था अपन ने, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला देखा था। देखिए क्या होता है,
Gm1, ठीक है, मतलब Gm स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो रहा है, अर्थ की बात हो रहा है कि जो कैपिटल M है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और जो स्मॉल m है, लिख भी देता हूं कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, ठीक है, जो स्मॉल m है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो अपन को फोर्स का फॉर्मूला पता था ये क्या, कि मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। फोर्स का अपन ने जब पढ़ा था ना, तो क्या पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन। जब ग्रेविटी उसमें रोल प्ले करने लगती है तो क्या जाता है, मास इंटू ग्रेविटेशन, मतलब mg, फोर्स की जगह क्या लिखूंगा, mg लिखूंगा। देन ये सेम फॉर्मूला g m अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। देन यहाँ पे g की जो वैल्यू आती है, g की जो वैल्यू आती है वो क्या होता है, g m अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से मिलती है। देखिए अब एक यहाँ पे मैं कंक्लूसिव पार्ट बताना चाहता हूँ, क्या, कि जो ग्रेविटी होती है ना, कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। देख रहे हैं, कैंसिल हो गया ना, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो किस पे करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, और रेडियस का स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो जी की वैल्यू मिली कैसे, तो क्या करोगे, इसी में अपन वैल्यू पुट करेंगे। तो जी की वैल्यू अपन ने पढ़ी थी, कितनी थी, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, रख दी, इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास ऑफ अर्थ है। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 kg। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इंटू 10⁻24 रखेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर है, कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। जब आप ये चीजें कैंसिल वगैरह करेंगे तो आपको यहां से जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगी, ठीक है, समझ आया। तो ये क्या हो गया, जी की वैल्यू निकालने का तरीका हो गया। तो इतनी सब चीजों में ना पड़े, अपन सीधा याद रख लें। ये तो अपन को बताने का होगा कि जी की वैल्यू निकलेगी, पर अपन को मेन ये वाली वैल्यू फॉर किस लिए, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए याद रखना जरूरी है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, थोड़ा सा अपन डाटा देख लेते हैं। देखो ये जो डाटा दिया गया है ग्रेविटेशनल डाटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, कभी कभी आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो क्या कहते हैं कि दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, या दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी वगैरह दे देंगे, मास क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो ये डाटा अपने उन चीज़ों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। जैसे देखिए, पहले तो अपन अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ का रेडियस कितना होता है। अर्थ का रेडियस कितना होता है, देखिए 6400 किलोमीटर का होता है। कितना होता है, 6400 किलोमीटर का रेडियस होता है। आपको इसको मीटर में बदलना हो तो बदल सकते हैं। क्या करेंगे, किलो की जगह 3 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। जो मास होता है वो मास कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। मास कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg, क्लियर है। ये हो गया मास की। अब देखो अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है, अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है, अभी पढ़ा, छोटे जी मतलब कैपिटल स्मॉल जी की बात हो रही है, वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो पिछली स्लाइड्स पे अपन क्या कर रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, क्लियर है। देन अब देखो क्या होता है, जो सरफेस ऑफ मून पूछ लिया जाता है कि मून की सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है, तो वो कितनी है, ग्रेविटी ऑन मून कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितनी है, मून पे ग्रेविटी है। ये आपको डाटा याद रखना जरूरी है। इस चैप्टर में मोस्टली आपको वैल्यू से याद होनी चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं देन आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे अपन फॉर्मूले अभी देखने वाले होंगे, और आपने पिछली 3-4 स्लाइड में भी इतने सारे फॉर्मूले अपन ने अभी तक देख रखे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये डाटा याद होना चाहिए। अब एक चीज बताता हूं, यहां पे पिछली स्लाइड में एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, क्या, द ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। मतलब जो मून पे ग्रेविटी है वो कितनी है, 1/6, मतलब देखिए जो ग्रेविटी ऑन मून है
वो अर्थ की, ग्रेविटी ऑन अर्थ की 6th पार्ट है, समझे। ग्रेविटी ऑन मून है वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ है। देखो क्या होगा कि आपका अभी मास नहीं बोल रहा हूं, देखो वेट और मास अलग अलग चीज होती है। वेट कब होता है, जब उसमें ग्रेविटी आ जाती है, ग्रेविटी का रोल आ जाता है। आप बोले कि मेरा वेट, अभी तक जैसे आप लोग बोलते आ रहे हैं कि मेरा वेट 60 किलो है, 60 किलो नहीं है, वो आपका मास है। मास है, आप ग्रेविटी को इंक्लूड कर रहे हैं साथ में उसमें, तो वो आपका मास है 60 केजी का। तो मान लीजिए आपका मास अभी 60 केजी का है, ठीक है, मास है 60 केजी का। देन क्या होगा कि ये आपका मास अर्थ पे है, मतलब आपका ग्रेविटी में कुछ इंफ्लुएंस है। अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास होती है। पर क्या होगा अगर यही पूछ लिया जाए कि मास ऑन मून क्या होगा, मास ऑन मून क्या होगा, तो भाई देखो ग्रेविटी का फर्क तो पड़ रहा है, ग्रेविटी का फर्क पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका मास जो मून पे है तो यही रहेगा, पर वेट कितना हो जाएगा, सॉरी वेट ऑफ मून लिखना था। वेट ऑन मून क्या हो जाएगा आपका कि जो वेट ऑफ अर्थ है, मतलब अभी आप यहां पे 60 केजी हैं तो 1/6 हो जाएगा, मतलब आपका मून पे वेट कितना बचेगा, 10 केजी के आसपास बचेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा मून पे कुछ ना कुछ उड़ता ही रहता है, यहां पे छोड़ा वहां उड़ गया, यहां छोड़ा वहां पे उड़ गया। ठीक है, तो ये मास ऑफ मून की ग्रेविटी क्या होती है, 1/6 ऑफ द अर्थ होती है। इसलिए क्या होता है, चीजें उड़ती हुई या फिर स्टेबल दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो अपने यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मून। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे एक चीज आपको बताता हूं, जैसे आपका वेट ऑन अर्थ सपोज 60 केजी है, ठीक है 60 केजी है। अब देखो वेट में क्या हो रहा है कि ग्रेविटी इंक्लूड है, 10 कुछ ना कुछ इंक्लूड है। पर अगर मैं बोलूं वेट ऑन मून क्या होगी, वेट ऑन अर्थ अपॉन कितना, 6th पार्ट, मतलब 6th पार्ट, तो क्या होगा 60/6, मतलब 10 केजी के आसपास आपका क्या होगा, वेट ऑन मून हो जाएगा। 10 केजी के आसपास वेट ऑन मून हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखो ग्रेविटी चेंज हो सकती है, जैसे अपने यहाँ की अर्थ की तो मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास है, ठीक है, और मून की 2.4 है। अब ये तो हो गया, तो क्या ग्रेविटी चेंज हो सकती है, ये क्वेश्चन एक अराइज होता है कि ग्रेविटी चेंज हो सकती है। हाँ बिल्कुल ग्रेविटी चेंज हो सकती है, कैसे जरा समझते हैं। अब वेरिएशन, चेंज मतलब वेरिएशन, कि ग्रेविटी में कितना चेंज आता है। जब अपन थोड़ी से अर्थ के ऊपर चले जाएं तो कितना चेंज आएगा, अर्थ के नीचे चले जाएं तो कितना चेंज आएगा, वो सारी चीज अपन अभी समझने वाले हैं। बस जस्ट क्लियर होने वाली ये चीज फटाफट से देखिए। क्या होगा कि वेरिएशन ऑफ जी बिट हाइट, मतलब कि अर्थ से आप थोड़ी सी ऊंचाई ऊपर चले गए, मतलब एटमॉस्फेयर पे थोड़ा सा चले गए, तो आपकी जी की वैल्यू वहां पे कितनी होगी वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ जी बिट हाइट एच, देखो ये क्या रहा, अर्थ रही, ठीक है, ये अर्थ का क्या हो गया, रेडियस हो गया। देन आप कहां पहुंच गए, ये इस वाले पॉइंट पर पहुंच गए, तो इस वाले पॉइंट की अपन ने क्या मान ली, हाइट h मान ली। तो यहां पे ग्रेविटी क्या होगी उसका अपन एक थोड़ा सा भी डेरिवेशन देखने वाले हैं, और एक अपन को फॉर्मूला भी मिलने वाला है, तो वो भी देखने वाले हैं। देखो अपन को पता है कि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r² होता है, पिछली स्लाइड से देख के आए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लें। gm/r² होता है, यहीं से अपन को 9.8 क्या मिला था, ग्रेविटी की वैल्यू मिली थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अपन एक और चीज निकालते हैं। अब ये तो रेडियस r के लिए हो गई ना, मतलब इस वाले पॉइंट तक के लिए फॉर्मूला वैलिड है, इस वाले पॉइंट तक के लिए फॉर्मूला वैलिड। पर अपन को तो क्या चाहिए, थोड़ी सी हाइट में चाहिए, हाइट पे चाहिए, तो हाइट पे क्या होगी चीज, देखो तो g तो वैसे का वैसे ही, m भी वैसे का वैसे ही, r में क्या फर्क पड़ेगा, ये अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, अगर ये r है ये h है तो r प्लस h हो जाएगी। हाँ r प्लस क्या होगा, r प्लस h हो जाएगी। ये क्लियर है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अपन किसकी निकाल रहे हैं, एट हाइट h पे निकाल रहे हैं, एट हाइट h पे निकाल रहे हैं, तो जी डैश अपन उसको हाइट h के लिए क्या बोलते हैं, चलो जी एच बोल देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब मैं ये सेम चीज लिख रहा हूं gm/r प्लस, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का स्क्वायर, ये चीज लिखी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, आर रेडियस ऑफ अर्थ, क्लियर है। देखिए अब क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कुछ मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिए। क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे मैं आर रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे भी रेडियस, सॉरी देखिए
इतनी चीज क्लियर थी कि आर ई बाई एच क्या था। अब नीचे मैं कुछ चीजें करने वाला हूँ, उसको देखिए क्या होगा। नीचे मैं डिवाइड में रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। अब देखो मैथ बोलती है कि एक तरीके से तो चीज नहीं हो सकती, अगर किसी का डिवाइड कर रहा हो तो सेम चीज का मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ का, तो ठीक है, अगर ये तुम कैंसिल भी करोगे तो सेम चीज रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा एक चीज देखना, जी एच जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब देखो मैं इसको अंदर भेजूंगा, इसको क्या करूंगा अंदर भेजूंगा, तो क्या आ जाएगा ध्यान से समझना, क्या होगा आर ई बाई आर ई, ठीक है, आर ई बाई आर ई माइनस प्लस, ठीक है, एच बाई आर ई का स्क्वायर। क्लियर है? क्या होगा ये अंदर चला जाएगा, अगर आप इसको कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो यही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ समझते हैं चीज़ों को, क्या होगा। अब अपन को ये चीज़ पता है कि जी एच की वैल्यू क्या हो रही थी, जी एम आर ई, और अपन ने ये एक चीज़ पहले, तो देखो यहाँ से आर ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये चीज़ क्लियर है, 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये अपन को एक चीज़ मिल गई, इतनी चीज़ क्लियर है। क्या किया यहाँ पे अपन ने आर ई का डिवाइड किया, आर ई का स्क्वायर किया। तो देखो ये जो डिवाइड किया इसको अपन ने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर भेजा। यहाँ पे थोड़ी सी मैथ है तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना। अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होगा तो क्या होगा, वन यहाँ से आर ई कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा एच प्लस आर ई आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट पेज पे समझते हैं और अच्छे से। देखो क्या मिल गया था अपन को, जी एच ग्रेविटी ऑन हाइट समथिंग लाइक, तो ये कितना आ गया था, जी एम अपॉन आर ई, जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ब्रैकेट में कुछ था, ब्रैकेट में कुछ था, हाँ क्या था, 1 प्लस एच बाई आर ई, ओके, 1 प्लस एच बाई आर ई, यही सेम चीज थी, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, यही सेम चीज को क्या बोलते हैं, जरा पीछे स्लाइड पे दिखाऊं आपको, यही सेम चीज को क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जगह मैं जी पुट कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो जी एच इज इक्वल टू, इसकी जगह तो मैंने जी लिख दिया, इसकी जगह तो मैंने जी लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्या करूं, 1 प्लस एच बाई आर ई, ये। अब देखो अब क्या होता है, मैथ जिन्होंने पढ़ी होगी तो ये पावर ऊपर जाएगी, ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी, मतलब जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई की पावर -2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बाजू वाले पेज पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर है। अब जी एच मतलब ग्रेविटी ऑन सर्टेन हाइट, एच जितना भी आप बोल रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो एक मैथ में बाइनोमियल थ्योरम नाम की चीज होती है, क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम, बता देता हूं क्या होती है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, देखना जरा, कि अगर 1 प्लस ए टू द पावर बी, सॉरी ए बाई बी टू द पावर एन लिखा है, तो इसमें क्या होता है कि ये पावर आगे आ जाती है, 1 प्लस एन ए बाई बी, क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है। पर इसका एक वैलिड केस भी है, क्या, कि जो ए है, जो ए है वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, किससे, बी से। ए है जो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए बी से। अब देखो यहाँ पे भी हम आपको समझाते हैं क्या होगा, देखिए 1, ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, -2h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर का, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर का। आप मान लीजिए अर्थ हाइट से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, मान लीजिए अर्थ हाइट से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो क्या होगा, 6400 तो फिर भी बहुत ज्यादा है ना, 6400 तो क्या है, फिर भी बहुत ज्यादा है, 6400 फिर भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, 1 किलोमीटर। मान लीजिए 6400 बहुत ज्यादा है भाई, 1 किलोमीटर में क्या फर्क पड़ेगा, 6399 हो जाएगा, मतलब 6399 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में क्या फर्क पड़ेगा, समझ आया। तो ये बहुत ज्यादा छोटा है जो हाइट है, तो क्या हुआ, ये पावर आगे शिफ्ट हो गई। तो अपन को जी एच जो मिलता है वो फाइनल ये मिलता है कि अगर आप किसी हाइट पे पहुंच गए, आप किसी हाइट पे पहुंच गए, तो वहां पे ग्रेविटी कितनी होगी, जी, जी मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी है वो
h मतलब हाइट, कितनी हाइट पे गए, 1 किलोमीटर पे गए, 30 मीटर पे गए, 30 सेंटीमीटर पे गए, वो चीज, और रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, समझ आया, इसके बराबर वो होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, यही आता है जो लिखा हुआ है कि जी एच, मतलब ग्रेविटी ऑन सर्टेन हाइट h इज ऑलवेज इक्वल टू जी, जी मतलब ग्रेविटी ऑन अर्थ, माइनस 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर है, तो यही फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएशन ऑफ जी विद सर्टेन हाइट h, की कुछ हाइट h पे कितनी ग्रेविटी होगी। समझ आया, ठीक है, समझ आया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बता देता हूं, क्या कि आप अगर कुछ हाइट h पे जाएंगे, अगर आप हाइट h पे जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, इंक्रीज इन हाइट। क्लियर है, मतलब अगर कुछ हाइट पे आप जा रहे हैं तो अर्थ पे क्या है, 9.8 ग्रेविटी है। ठीक है, अगर कुछ हाइट पे आप चले जाएंगे, मान लीजिए अर्थ सरफेस से यहां से थोड़ी सी ऊपर चलेगा, तो क्या होगा, कुछ आपको अलग ग्रेविटी मिलेगी, पर क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, अर्थ ग्रेविटी से क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। क्लियर है, ये समझ में आया केस की वेरिएशन ऑफ जी विथ इंक्रीज इन हाइट। अब देखो एक और केस होता है कि यार अगर हाइट इंक्रीज हो रही, मतलब अर्थ से आप कुछ ऊपर जा रहे हैं तो इतनी ग्रेविटी होती है, तो कुछ एक और केस बनेगा कि अगर अर्थ से मैं नीचे चला जाऊं कुछ, तो क्या होगी ग्रेविटी, वो भी समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, डेप्थ मतलब देखो ये अर्थ का रेडियस आर है, क्या हुआ, आप अभी क्या थे, सरफेस पे खड़े थे, आपने नीचे 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 यहां तक आ गए, मतलब डी डेप्थ तक आ गए, डी डेप्थ तक आ गए, डी डेप्थ आ गए, तो क्या होगा, देखो अपन को यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल लेता हूं पहले, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ अपॉन, देखो अर्थ क्या है, स्पेरिकल शेप में अपन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। क्लियर है, और यहीं पे अगर अपन डेप्थ पे आ गए, मतलब ये भूल जाइए अब क्या आ गए, ये डी डेप्थ पे आ गए। ठीक है, आप क्या हुआ, कुछ डी डेप्थ पे आ गए, तो ये डेप्थ कितनी हो जाएगी, आर माइनस डी हो जाएगी, आर माइनस डी हो जाएगी, कि आप डेप्थ पे आ गए तो कुछ वहां पे भी वॉल्यूम होगा, क्या होगा, वो भी सॉरी वहां पे भी डेंसिटी होगी। तो अपन ने मान लीजिए इस डेप्थ का जो मास है उसको कितना बोल दिया, एम डैश बोल दिया, एम डैश बोल दिया, अपॉन क्या करें, अब देखो डेप्थ के लिए वही है तो भाई स्पेयर ही, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यू। आर अब यहां पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, देखो आर अगर ये निकालना है तो क्या होगा, रेडियस में से डेप्थ माइनस कर दो तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आर माइनस डी का क्यू। क्लियर है, आर माइनस डी का क्यू। अब क्या करें, यहां से एम डैश की वैल्यू निकाल लें, यहां से एम डैश की वैल्यू निकाल लें, क्या होगा एम डैश की वैल्यू, एम डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एम डैश की वैल्यू ट्रांसपोज कर लो जरा, देखो 4/3 पाई से ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एम डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इंटू आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये चीज क्लियर है, ये एम डैश की वैल्यू मिल गई, एम डैश की मास अपन को मिल गया, एम डैश की अपन को क्या मिल गई वैल्यू, ये वाली मिल गई। अब देखो क्या होगा, डेप्थ में जा रहे हैं तो अपन फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कि ग्रेविटी ऑन डेप्थ, ग्रेविटी ऑन डेप्थ निकाल लेते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा। ये देखो आर माइनस डी होगा तो क्या आएगा, इसको अपन को फॉर्मूला अगर अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें इसको, तो एक चीज आपको बताता हूं, देखिए अपन कहाँ थे, यहां पे थे। ठीक है, ये अपन ने समझा था। देखो अब क्या करना है, जीडी, जीडी निकालना है ना, तो जीडी के लिए क्या करेंगे, देखो सेम फॉर्मूला जी, देखो अब एम की जगह क्या करेंगे, मास की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आएगा, यहां पे आएगा नहीं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। जीडी इज इक्वल टू जीडी ग्रेविटी ऑन डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है, जी मास कितना आया, यहां से देख लो मास कितना आया था, एम इंटू आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो
ये तो मास आ गया, पर अपन को पता है GM बाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये मास की वैल्यू होगी। तो आप एक चीज देख रहे हो क्या कि इससे ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो GD क्या मिल रहा है। देखो एक चीज और समझना, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं जरा, GM अपॉन RE का स्क्वायर इंटू RE अपॉन R माइनस डी, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो GM अपॉन RE क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, G ही तो होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ग्रेविटी ऑन डेप्थ इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, G बन जाएगा, ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस अपॉन ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये देख लो जरा, RE माइनस डी अपॉन RE, यही आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो GD, ग्रेविटी ऑन डेप्थ इज इक्वल टू G, अब इसको क्या करें, अलग अलग कर लें, RE अपॉन RE माइनस डी अपॉन RE, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर है। RE क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपन को फाइनल, कि ग्रेविटी ऑन डेप्थ इज इक्वल टू G अपॉन 1 माइनस डी बाई RE। क्लियर है। तो ये क्या मिल जाएगी, ग्रेविटी ऑन डेप्थ, ग्रेविटी ऑन डेप्थ मतलब डेप्थ में अगर आप किसी अर्थ की गहराई पर चले गए तो इतनी होगी ग्रेविटी, इतनी होगी। अब देखो एक चीज और बताता हूं, तो ग्रेविटी ऑन डेप्थ का फॉर्मूला अपन को क्या मिला, डेरिवेशन से। ऑल्दो डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आते हैं, तो फोकस किस पे करना है, मेन फॉर्मूले पे करना है। तो ग्रेविटी ऑन डेप्थ क्या आता है, G 1 माइनस डी अपॉन RE। अब यहाँ पे भी एक चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, क्या कि अगर आप अर्थ के नीचे भी जा रहे हैं, डेप्थ में भी जा रहे हैं, तब भी ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या बोलेंगे, एज डेप्थ ऑफ अर्थ इंक्रीज ग्रेविटी इज डिक्रीज। ठीक है, कि अगर डेप्थ भी बढ़ती जाएगी, मतलब जितनी गहराई में आप चले जाएंगे उतनी ग्रेविटी कम होती जाएगी। ठीक है, एक चीज क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है। देखो जो अपनी अर्थ है वो जियोइड शेप की है, मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ये क्या हो गया, पोल्स हो गए, ये क्या हो गए, पोल्स हो गए। क्लियर है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। क्या हो गया, एल्टीट्यूड या फिर इक्वेटर हो गया। तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है, इस पर भी क्वेश्चन भी आते हैं कि जो ग्रेविटी होती है, देखो ये क्या होगा, ये कुछ डिस्टेंस कम दिख रही है, ठीक है, ये क्या होती है जो मेन है, ठीक है, यहाँ से जो ये डिस्टेंस ये क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब इक्वेटर पे क्या होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, पोल्स पे डिस्टेंस कैसी होती है, कम से होती है। तो इक्वेटर पे डिस्टेंस कैसी, रेडियस, मतलब इक्वेटर पे रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो पोल्स पे जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। तो अपन को एक चीज़ पता है कि जहाँ पे रेडियस ज़्यादा, देखो जी की अपन को वैल्यू, अपन को फॉर्मूला पता था ना, जी का क्या होता है, ये सॉरी, जी का फॉर्मूला क्या था, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी कम ग्रेविटी होगी, और जितनी कम रेडियस होगी उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। तो देखो यहां पे देखो, तो क्या होगा, इक्वेटर पे क्या है, रेडियस ज्यादा है, देन इसका मतलब इक्वेटर पे ग्रेविटी एट इक्वेटर, ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगी, इसका मतलब कम होगी। ठीक है, ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि रेडियस ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे देखो जो पोल्स होते हैं, पोल्स के आसपास, पोल्स की क्या है, रेडियस कम है, तो क्या बोलेंगे, ग्रेविटी एट पोल्स, पोल्स पे ग्रेविटी क्या होगी, रेडियस कम, मतलब ग्रेविटी ज्यादा, तो ग्रेविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कैसी होती है, कम होती है। ये आपको चीज एक बेसिक सी पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। चलो
अभी तक अपन ने देख लिया कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिया कि कैसे अपन को ग्रेविटेशन का लॉ याद रखना है कि दो बॉडी आपस में फोर्स लगाती हैं, उनके बीच कुछ डिस्टेंस होता है, तो लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द टू बॉडी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये क्या बोलता है? ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है। अब फिर अपन ने जी की वैल्यू निकालना सीखा कि जी की वैल्यू कितनी होती है अर्थ सरफेस पे, कितनी होती है 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। देन अपन ने वेरिएशन पढ़ा, वेरिएशन मतलब चेंज कैसे होता है कि हाइट पे चले गए, हाइट पे चले गए ना, तो कितना आया वो निकाला। अब आते हैं सैटेलाइट पे। सैटेलाइट क्या होती है वो अपन थोड़ा सा समझते हैं, सैटेलाइट वर्क कैसे करती है वो समझते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट होती क्या? ए सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन अ डिफाइंड ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। क्या बोला है कि सैटेलाइट एक ऐसी चीज होती है, मान लीजिए ये अर्थ है अपनी, ठीक है, तो सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब सैटेलाइट भी क्या करेगी? रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के आसपास रिवॉल्व करेगी इन डेफिनेट ऑर्बिट। डेफिनेट ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में सन अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसी ऑर्बिट में क्या करेगी? सैटेलाइट भी रिवॉल्व करेगी। सैटेलाइट दो टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। कैसे? एक होती है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मतलब मून। अब मून दिखता है ना जो, क्या होता है? वो भी अर्थ के साथ साथ क्या कर रहा है? कहीं यहाँ जैसे जैसे अर्थ घूमती जा रही है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है? अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब जो ह्यूमन मेड है, अपन क्या करते हैं? अर्थ ग्रेविटी से बाहर भेजते हैं, उसके जो इनसैट होता है, जीसैट होता है, किस लिए यूज होती है? कि भाई लोकेशन पता करने के लिए, नेविगेशन पता करने के लिए, इसलिए क्या होती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज होती है। The orbital speed of the satellite is independent of its mass and depend upon the radius of the earth. जो ऑर्बिटल, अभी दो टाइप के अपन स्पीड पढ़ने वाले हैं, एक होती है ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी, और एक होती है क्या? एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी, आपको जो भी बोलना हो, अभी वो समझने वाले, इसको मैं पहले आपको वो चीज समझा दूं, देन ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब समझते हैं, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज द मिनिमम horizontal velocity required to keep it moving in a circular orbit around the earth without falling back due to the gravity। अब ये स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। देखो क्या होता है, मान लीजिए दो केस बताता हूं आपको। ये क्या है? अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है। आपने यहां से कोई चीज, जैसे सपोज मान लीजिए बॉल ही फेंकी, क्या हुई? यहां पे गई और यहां से फॉल बैक कर गई, फिर थोड़ी सी फेंकी, यहाँ पे गई और यहाँ से फॉल बैक कर गई। मतलब क्या हो रहा है? वो घूम फिर के वापस ही आ रही है। घूम फिर के क्या हो रहा है? वो चीज वापस आ रही है, घूम फिर पे। आपने ये ची बॉल मान लीजिए फेंकी, यहाँ पे फेंकी, क्या हुई? वो यहाँ से घूम के यहाँ गिर गई। फिर आपने क्या किया? एक और थोड़ी सी स्पीड लगा के और जोर ताकत से आपने क्या फेंका? ऊपर बॉल फेंकी या कोई ऑब्जेक्ट फेंका, तो क्या हुआ? वो गई, यहाँ तक तो पहुंच गई, फिर क्या हुई? यहाँ से गिर के यहाँ आ गई। तो ये क्या हो रहा है भाई? चीजें फॉल हो रही हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है कि आप मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहां से आपने कोई चीज फेंकी और वो डिस्टेंस में क्या हो? अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके उसके साथ ही घूमने लगे। अर्थ की, ये सैटेलाइट हो गई, ये अर्थ होगी, सैटेलाइट हो गई। क्या हुआ कि इतनी स्पीड से फेंका कि वो क्या करने लगे? अर्थ के साथ ही क्या हो? उसकी इन्फ्लुएंस में आके उसी के साथ ऑर्बिटल चक्कर लगाने लगे। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, कि अर्थ के अराउंड ही वो रिवॉल्व होने लगे, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जो अपन ने जितना स्टेटमेंट देखा ना, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप द The orbital speed of a satellite is the minimum horizontal, horizontal समझ रहे हो? Minimum horizontal velocity required to keep it moving in a circular object, मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट में ही, सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करती रहे वो। अगर ये अर्थ है तो इसके सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो? वो सैटेलाइट मूव करती रहे अराउंड द अर्थ विदाउट फॉलिंग बैक, मतलब बिना गिरे हुए, ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, VO लिखा है, मतलब वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है √G m/r होता है, GmE/r होता है,
ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इसी को एक छोटा सा अगर मैं इसको क्या करूँ, मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ, तो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। सेम फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है जी मास ऑफ अर्थ, यही फॉर्मूला है। मैं आर और आर का इंटू करूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी आर का इंटू और यहाँ पे भी आर का इंटू, तो क्या मिल जाएगा, रूट जी एम ई इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। अब आपने ये फिर देखा है जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, ग्रेविटी होती है। तो इसको आप एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि रूट जी आर क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो एक और अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो कि अगर जहाँ पे ग्रेविटी और रेडियस बस गिवन हो क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, रूट जी आर अपन अकेला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूले ये याद होने चाहिए। ठीक है, दो फॉर्मूले ये और मिल गए। तो इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले, अगेन रिपीटिंग कि बहुत सारे फॉर्मूले अपन को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जो पिछले पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा था कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो जो ऑर्बिटल स्पीड होती है सैटेलाइट की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, ना कि खुद के मास पे। भाई सैटेलाइट अगर तुम ऊपर छोड़ोगे तो उसका कुछ वजन तो होगा, तो उस पे डिपेंड नहीं कर रही है। वो किस पे कर रही है, अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। किस पे कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है कि अर्थ का रेडियस कितना है। ठीक है, तो सैटेलाइट कभी खुद के मास पे डिपेंड नहीं करती, वो अर्थ के मास पे और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो क्या पढ़ा, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, खुद के मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है, एंड डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्या कर रही है, रेडियस अकेले पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेडियस अकेले पे डिपेंड कर रही है। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मास पता है, वरना आप देख रहे हो रेडियस और उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए कुछ पॉइंट और हैं, वो और समझ लेते हैं। The orbital speed of a satellite revolving near the Earth surface is 9.7 किलोमीटर पर सेकेंड। जो स्पीड सैटेलाइट की स्पीड होती है, जो अर्थ सरफेस पे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होती है, वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग ऑफ अ सैटेलाइट नियर द अर्थ सरफेस इज 1 आवर 24 मिनट। मतलब सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना लगता है उसको, टाइम पीरियड या तो 1 आवर 24 मिनट्स बोल लो या फिर कितना 84 मिनट्स बोल लो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखने की जरूरत है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, 1 आवर 24 मिनट्स होता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कितनी हाइट पे फेंकी गई है उस पे अकेली डिपेंड करती है वो। ठीक है, रिवॉल्यूशन कितने लगाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैटेलाइट को रिलेटेड। और इसमें अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी बहुत अच्छे से कवर किया है, तो वो होना चाहिए। जैसे ये v फॉर्मूला, चलो एक बार और लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू रूट जी एम ई अपॉन आर, या इसको ही बोल सकते हो रूट जी आर। ठीक है, तो v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 हुआ करती थी। me द मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द अर्थ कितना है, पहले अपन ने डाटा में पढ़ा था कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की अर्थ की सेंटर से। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप फेंक रहे हैं या कोई सैटेलाइट अपन लॉन्च कर रहे हैं तो वो क्या हो, इतनी स्पीड से लॉन्च की जाए कि वो अर्थ के ऑर्बिट के आसपास ग्रेविटेशनल की इन्फ्लुएंस में आके क्या करने लगे, रिवॉल्व करने लगे। ठीक है, तो ये हो गई ऑर्बिटल। अब दूसरी एक और स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझते हैं इसको भी। हेडिंग नहीं डली है, एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वर्ड का मतलब समझ आ रहा है, एस्केप मतलब उस जगह से भाग जाना या छोड़ के निकल जाना उस जगह से। मतलब एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जब कोई आप चीज अर्थ के ऊपर फेंकें तो वो क्या हो, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। मतलब इतनी स्पीड जो अर्थ ग्रेविटेशन के बाहर चले जाए विदाउट एनी फर्दर प्रोपल्सन इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मतलब इतनी स्पीड जो किसी चीज को
क्या करे, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल के बाहर ले जाए, उसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का, देखो एस्केप वेलोसिटी v, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 टाइम्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ gm/r, ठीक है, gm/रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है, समझ आया, ये किसका फॉर्मूला होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें भी थोड़ा सा अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंज करने की कोशिश करें तो क्या होगा, एक सिंपल चीज बता देता हूं, 2 फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको। क्या होगा कि अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या करूं, आर ई का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 2gm मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, आर ई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 क्या होगा 2 मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखो सॉरी जी कहाँ गया, ओके जी लिखा नहीं, हाँ तो ये क्या बन जाएगा, फिर से जी बन जाएगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी √2 तो वैसे का वैसे ये जी और आर, ठीक है, ये क्या आ जाएगी, एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। तो 2 फॉर्मूले होते हैं कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए तो उसका होता है जी.आर और एस्केप वेलोसिटी चाहिए तो √2g_r, क्या होती है √2g_r, ठीक है, √2g_r, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ पे। तो ये भी देखो मास पे डिपेंड ये भी नहीं कर रही है, मास पे डिपेंड ये भी नहीं कर रही, कहीं m आ रहा है क्या, ये m आ रहा है पर ये कौन सा मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रही है। अब देखो एक चीज होती है क्या कि वैल्यू ऑफ अर्थ, अरे देखो जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसकी स्पीड कितनी होती है याद कर लें तो बहुत बेहतर है, अपना फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था क्या, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2g_r। क्या करोगे इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 2 × 10 ले लो, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, ये 6400 किलोमीटर के आसपास होता है। जब इसमें आप वैल्यू पुट करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 11.2 मीटर पर सेकंड की क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, 11.2 मीटर की क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो समझ आया, तो जो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी अर्थ की होती है वो कितनी होती है 11.2 मीटर पर 2 किलोमीटर, 11 पॉइंट अपन ने क्या करी डिस्टेंस किस में रखा था किलोमीटर में, तो आंसर भी किस में आएगा किलोमीटर में आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये क्या है, देखो अगर तुम्हें किसी चीज को तुम चाहते हो कि अगर तुमने बॉल ऊपर हवा में उछाली तो वो क्या हो धरती पे वापस आए ही नहीं, तो उसको कितना फेंकना पड़ेगा 1 सेकंड के अंदर, तुम्हें कितना लगभग 11 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकना पड़ेगा कि वो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर ले, 11 किलोमीटर ट्रेवल कर ले, तो वो अर्थ ग्रेविटी के बाहर हो जाएगी, वो कभी लौट के नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना किसी ह्यूमन बॉडी के लिए ये फेंक पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप इतनी स्पीड से किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो क्या होगी कभी लौट के वापस नहीं आएगी, क्लियर है, ठीक है। तो अब एक अपन को रिलेशन भी पता होना चाहिए, क्या रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल और वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। देखो अपन को एस्केप वेलोसिटी का अब भी फॉर्मूला पता चल गया, √2g_r होता है, √2g_r होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, √2 × √g_r लिख सकता हूं क्या, हाँ सेम चीज है। अब देखो वेलोसिटी √2 तो वैसे का वैसे ही, जी_r किसका फॉर्मूला था देख लो जरा पता हो तो, जी_r अपन ने अभी देखा था, क्या बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को ही बोलते हैं ना, क्या बोल देंगे vo, वेयर वी नो डैट ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √g_r होता है ना, √g_r होता है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा √2। तो ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन फॉर्म होता है। तो ये होता है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो √ टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होती है। आई थिंक ये साइज आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलिए
अब एस्केप वेलोसिटी अपन ने पढ़ ली, अब उसका थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं क्या बोलता है। एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली ऑन द प्लैनेट्स मास एंड रेडियस। फिर वही कि खुद के मास पे तो डिपेंड नहीं करती है, बस किस पे करती है, प्लैनेट के मास या रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट नीड इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। मतलब इसमें इतनी रफ्तार होनी चाहिए, वी वेलोसिटी, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 mv²। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि अगर आप फेंक रहे हैं तो वो क्या करे, ग्रेविटेशनल जो पुल है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके बाहर चली जाए। तो सेम चीज अपन ने पढ़ी, इफ इट्स स्पीड इज लेस देन एस्केप स्पीड इट विल फॉल बैक। देखो एस्केप स्पीड कितनी होती है, एस्केप स्पीड कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इससे कम है तो वो क्या होगी, वापस धरती पे टप्पा खा के गिरेगी, ठीक है। अगर इससे ज्यादा है या इसके बराबर है तो वो तो अर्थ के बाहर निकल जाएगी, बट इससे कम है तो क्या होगी, इट विल फॉल बैक, वापस आके धरती पे गिर जाएगी। क्लियर है, चलिए। इफ इट रीचेस द एस्केप वेलोसिटी इट कैन गो इन्फिनिटली फार अवे नेवर रिटर्न। और अगर वो एस्केप वेलोसिटी मतलब इतनी वेलोसिटी को पार कर रही है तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगी, ठीक है। हमेशा क्या होगी, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी, आपको दिखेगी ही नहीं कि कहां पे वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। चलिए, नेवर रिटर्न नहीं मतलब कभी वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी आई थिंक क्लियर हुई होंगी अब आपको चीजें, ठीक है। चलिए अब देखो, अब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अपने पास कितने टाइप्स की सैटेलाइट होती हैं। तो अपने दो टाइप्स की जो अपन को मेनली पता होनी चाहिए, एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक होती है पोलर सैटेलाइट। एक होती है जियो स्टेशनरी, एक पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मतलब जो इक्वेटर के आसपास ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमे, ये क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। क्या होती है, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब मान लीजिए मैं अर्थ, ये क्या है जो पेन में लिए हूं, ये क्या है, सैटेलाइट है। तो क्या होगा, मैं जैसे जैसे मैं घूम रहा हूं ये भी घूमेगी, मैं घूम रहा हूं ये भी घूमेगी, मैं घूम रहा हूं ये भी घूमेगी, ठीक है। ठीक है, जियो स्टेशनरी मतलब जो आपको दिख रहा है सामने से, ठीक है, कि जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे वैसे सैटेलाइट मूव कर रही है, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और एक होती है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होता है, वो पोल्स के नियर मूव करती है इस तरीके से, ठीक है, पोल्स के नियर मूव करती है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी की जो ये डिस्टेंस होती है 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। समझ आया कि जियो स्टेशनरी और पोलर में मतलब क्या होता है कि मतलब आपकी आंखों के सामने स्टेशनरी चल रही है, अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो अर्थ मूव जैसे जैसे करेगी तो वो सैटेलाइट में मूव करते हुए अपन को दिखेगी, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। पहला ये चीज क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब स्टेशनरी, रुकी हुई मानी जाती है। मैं रुका हूं, ये सैटेलाइट मान लीजिए ये भी रुकी है, मैं थोड़ा सा मूव करूं तो ये सैटेलाइट भी मूव कर रही है, मैं फिर थोड़ा सा मूव करूं ये सैटेलाइट भी मूव कर रही है, तो ये क्या है, जियो स्टेशनरी है। देयर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 24 आवर्स एज सेम एज द अर्थ रोटेशन। देखो अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स का होता है, तो वो सैटेलाइट का भी क्या होगा, अरे मान लीजिए मैं ऐसे मूव करूंगा तो वो उतनी ही टाइम पीरियड से तो वो चीज भी मूव करेगी, ठीक है। तो इसका भी कितना होता है, 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है। दे रिवॉल्व इन द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर के आसपास बोला था। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करती है एट अ हाइट अबव द 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे, याद रख लेना, पूछ लिया जाता है कि हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे रिवॉल्व करती है, ठीक है। Such satellite are used for telecommunication, television broadcasting and weather forecasting। देखो क्या होता है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, देखो वेदर कैसे, मान लीजिए ये तो क्या कर रही है, पॉइंट सोर्स पे मतलब एक इलाके पे नजर रखी हुई, तो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया का वो वेदर दे सकती है। नेविगेशन के लिए यूज होती है, मतलब आप उस एरिया को डीप में स्टडी करना है तो क्या करेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही है, स्टेशनरी पॉइंट ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस पे क्या हो रही है, स्टेशनरी अपीयर हो रही है। तो आपको पर्टिकुलर एरिया की अगर आपको रिसर्च करना है, वेदर फोरकास्टिंग जाननी है, नेविगेशन जानना है, लोकेशन जाननी है, तो आप क्या करेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कैरेक्टरिस्टिक जो आपको पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट चीज आती है, देखो ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इस तरीके से क्या करती है, मूव करती रहती है। और ये अर्थ सरफेस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 36,000 किलोमीटर के पास हो जाती है, ठीक है। अब आता है पोलर सैटेलाइट। अब पोलर से समझ आ रहा है, मतलब पोल्स के आसपास क्या होंगी, ये रिवॉल्व करेंगी। दिस सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ पोलर ऑर्बिट, मतलब पोल्स के आसपास रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ
अगर ये अर्थ है तो क्या करेंगी, ये ऐसा कुछ रिवॉल्व करेंगी, ठीक है, पोल्स के आसपास रिवॉल्व करती हैं। पासिंग ओवर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स दे मूव्ड एट अ लो एल्टीट्यूड, क्या होती है, उनकी 36,000 किलोमीटर थी, इनकी कितनी होती है, 500 से 800 किलोमीटर की हाइट होती है फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। एज द अर्थ रोटेट दे कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द अर्थ इन सक्सेसिव ऑर्बिट। देखो क्या होता है, अर्थ रोटेट होती है तो ऐसा नहीं है वो 24 घंटे में कवर कर रही थी जियो स्टेशनरी, ये क्या करती है 8 मिनट या 9 मिनट में कर ली तो 2-3 बार क्या करती है, अपने अर्थ के चक्कर लगा लेती है, इतनी फास्ट ये मूव करती है, ठीक है। पोलर सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर मैपिंग, किस लिए यूज होती है, मैपिंग, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मिलिट्री सर्विलेंस एरिया, ये सारी चीजें नजर रखने के लिए यूज होती हैं। जो स्पाई वगैरह होते हैं, ठीक है, नजर रखनी है किसी मिलिट्री टैंक पे या किसी पे भी, तो वो कौन सी सैटेलाइट यूज करते हैं, पोलर सैटेलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया था। और इनका टाइम पीरियड भी क्या होता है, रिवॉल्यूशन का कम होता है, मतलब 2 से 3 बार ये क्या करती है, एक दिन में अर्थ पे रिवॉल्यूशन कर लेती है, ठीक है। चलिए सैटेलाइट्स हो गई, क्लियर होंगी आपको ये सैटेलाइट अभी तक चीजें जो पढ़ी। अब देखो केपलर्स लॉ, जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ओके, देख लेते हैं क्या बोलता है। केपलर्स लॉ ऑफ देखो केपलर ने 3 लॉ दिए थे जो प्लैनेट्स के लिए वैलिड थे, कि जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, मोशन करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। तो एक एक करके अपन तीनों लॉ को समझते हैं, ठीक है। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, देखो पहला लॉ जो होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो याद रख लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या बोलता है, प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन planets orbit the sun in an ellipse with the sun located at one of the focus, ठीक है, of the ellipse। अब देखो ये अपन ने चीज तो पढ़ ली, क्या होता है कि जो प्लैनेट मोशन करते हैं वो सर्कुलर शेप नहीं है, वो इलिप्स शेप है। कैसा, क्या है, इलिप्टिकल पाथ है, सही नहीं बना, अब बनेगा, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ है, मतलब ये, अब देखना ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हो ये डिस्टेंस ज्यादा है। अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको भी ए बोलूं तो ये कितनी हो गई टोटल, 2a डिस्टेंस हो गई। इसको मैं बी बोलूं, इसको मैं बी बोलूं तो ये कितनी हो गई टोटल, 2b डिस्टेंस हो गई, b प्लस बी 2b। अब देखो क्या होता है, जो इलिप्टिकल डिस्टेंस, जो इलिप्स में होते हैं 2 फोकस होते हैं, मैथ वाले अगर रिलेट करें तो एक फोकस यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं F1, और एक फोकस यहाँ कहीं होता है जिसको बोलते हैं F2, एक फोकस यहाँ पे होता है F2। तो क्या होगा कि जो इलिप्टिकल मोशन है तो सन जो होगा वो किसी इन दोनों एक फोकस पे होगा। ये क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलता है, मतलब कि प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन एन इलिप्स विद द सन लोकेटेड एट वन ऑफ द 2 फोकल पॉइंट ऑफ द इलिप्स। मतलब सन कहीं किसी एक फोकस पे होगा, किसी एक फोकस पे होगा, देन इसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, प्लैनेट सारे मूव करेंगे। कलर चेंज, इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, ये प्लैनेट सारे मूव करेंगे, ठीक है। सन कहीं एक किसी फोकस पे, या तो आइदर इस पे हो सकता है या इस पे हो सकता है, ठीक है, तो किसी एक फोकस पे होगा और इसके ही अकॉर्डिंग सारे क्या करेंगे, प्लैनेट्स मूव करेंगे, ठीक है। इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। प्लैनेटरी ऑर्बिट्स आर नॉट परफेक्ट सर्कल, देखो बोला ना सर्कल नहीं है, जो प्लैनेटरी ऑर्बिट है मतलब जिस पर प्लैनेट ट्रेवल कर रहा है उस ऑर्बिट क्या है, वो सर्कुलर नहीं है, वो कैसा है, इलिप्टिकल है, ठीक है, बट स्लाइटली फ्लैटन ओवल एक्सप्लेनिंग बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सन चेंजेस। मतलब किसी प्लैनेट की डिस्टेंस, मान लीजिए यहां पे ट्रेवल कर रहा है कोई प्लैनेट, ठीक है, एक प्लैनेट यहां पे ट्रेवल कर रहा है, ये एक प्लैनेट यहां पे है, एक प्लैनेट यहां पे है, ठीक है, तो क्या होगा, सन से डिस्टेंस इसकी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये अपन को चीज पहला बोलता है क्या, कि जो सन है वो इलिप्टिकल पाथ पे किसी एक फोकस पे लोकेटेड होगा, ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ
इसको जैसे पहला लॉ था ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड लॉ को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है। ये भी समझते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है? द इमेजिनरी लाइन कनेक्ट्स द प्लैनेट टू द सन, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। ठीक है, अब जैसे ये इन्होंने बोल तो दिया, अब इसको हम समझाते हैं क्या होता है। देखिए, ये फिर से अपना क्या है? ऑर्बिट है। यहां पे एक किसी फोकस पे क्या है? सन। ये क्या है? सन है, लोकेट है। ठीक है, तो क्या होगा? कोई प्लैनेट अगर मूव कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए इसने क्या किया? इतना ट्रेवल डिस्टेंस किया, इतना एरिया स्वेप्ट किया, तो ये क्या होगा? इसने मान लीजिए डेल टी का टाइम लिया, इतने टाइम में क्या किया इसने, तो यही सेम टाइम में ये क्या करेगा? इतना एरिया भी ट्रेवल करेगा, ये इतना एरिया भी ट्रेवल करेगा डेल टी समय में। ठीक है, तो क्या होगा? मान लीजिए इसको बोलता हूं मैं एरिया 1, इसको बोलता हूं एरिया 2, तो क्या होगा कि एरिया 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया 2। ठीक है, एरिया 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया 2 की मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब दिए हुए समय में हमेशा प्लैनेट क्या करेंगे? इक्वल एरिया ट्रेवल करेंगे, इक्वल एरिया ट्रेवल करेंगे। तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, तो इक्वल एरिया क्या करेंगे? ये दिए हुए समय में ट्रेवल करेंगे। मतलब कितने ही एरिया आप कंपेयर कर लो, मान लीजिए एक और कोई आप एरिया यहां से बना लीजिए। ठीक है, एक एरिया और पकड़ लीजिए कि यहां से स्टार्ट किया, यहां तक वो मूव कर गया। ठीक है, इसने भी डेल टी समय लिया, तो A1 वो A3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल एरिया ने इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम क्या करेंगे? वो ट्रेवल करेंगे या स्वेप्ट करेंगे। क्लियर है? यही सेम चीज लिखी है कि देखो, एक एरिया इनने ये वाला कवर किया, एक एरिया ये वाला कवर किया। ठीक है, तो दोनों एरिया क्या होंगे? सेम होंगे, अगर टाइम पीरियड उनका T है तो। ठीक है, ए प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन क्लोज टू द सन। देखो, सन के पास होता है वो क्या करता है? फास्ट मूव करता है। एंड स्लोएस्ट व्हेन फार अवे फ्रॉम द सन, रिमेन अ कांस्टेंट एरिया स्वेप्ट रेट। ठीक है, तो क्या करता है? सन के पास हो तो मूव जल्दी कर जाता है, और सन के दूर हो तो ये मूव करता है, पर एरिया हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि स्वेप आउट द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। ठीक है, थर्ड लॉ, जो थर्ड लॉ है ना, उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोल लो। ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। या एक और चीज बोल सकते हैं, हार्मोनिक लॉ। ठीक है, तो ये दोनों नाम हैं उसके थर्ड लॉ के, तो ये याद रखने जरूरी है, हार्मोनिक लॉ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, मतलब फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इज टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब डिस्टेंस का क्यूब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड के। कैसे? देखिए, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है थर्ड लॉ में, कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? टाइम पीरियड के। मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ अ डिस्टेंस। ठीक है, यही सेम चीज इसमें क्या लिखी हुई है? बताई हुई है। प्लैनेट्स farther from the sun takes slightly longer to complete an orbit, a relationship that hold true for all planets in the solar system। जो दूर है भाई वो कंप्लीट करने में ज्यादा समय लेंगे, ये उन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो वही सेम चीज है। जैसे देखो, ये मान लीजिए सैटेलाइट एक है, एक ये मून, इस सैटेलाइट का, इस सैटेलाइट का। अब देखो, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है? R3। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? R1। एक मिनट, कलर चेंज करके बताता हूं आपको। ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये R3, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? R1, ये जो डिस्टेंस है वो है R2। ठीक है, तो इसने कितना टाइम लिया वो पता चल जाएगा। कैसे? अभी इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए,
ये चीज़ समझ आ गई कि क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, मतलब आप क्या करेंगे टी स्क्वायर, अब क्या करता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन, क्या है, एक सेकंड रुकना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कांस्टेंट ए क्यू। अब देखो क्या होगा, आप इसको यहाँ ले आएंगे तो टी स्क्वायर इस कांस्टेंट, समझ आया, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड और जो डिस्टेंस का रेशियो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड और क्यूब ऑफ डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट प्लैनेट अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू, ये अर्थ का है मान लीजिए, तो वो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड प्लैनेट का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्लैनेट का क्यूब इक्वल होंगे। ये सेम चीज उसने क्या है, ये रिलेशन होल्ड करके रखा है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ अ डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। और इस पे भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, इस फॉर्मूले पे भी बहुत सारी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज उसने बताई रखी है। ये सेम चीज क्लियर है कि देखो टाइम पीरियड ऑफ एक प्लैनेट वन से रिप्रेजेंट किया, उसका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा किसके, ठीक है, उस दूसरे प्लैनेट के, देन तीसरे प्लैनेट की, क्या होंगी, चीजें कांस्टेंट होंगी। तो ये आपको चीज याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ी, तीनों लॉ पढ़े, पहला क्या बोलता है कि अगर केपलर्स का पहला लॉ होता है ऑर्बिटल लॉ, कि सन अगर ऑर्बिट है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो किसी एक फोकस पे लोकेट होगा और उसके चारों ओर क्या होंगे, प्लैनेट्स घूमेंगे। सेकंड लॉ क्या बोलता है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, मतलब कि कोई प्लैनेट अगर दिए गए समय में क्या करेगा, इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा। थर्ड क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ अ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ अ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तीन लॉ क्या थे, केपलर्स की याद थे, केपलर्स के अपन ने पढ़े, जो याद रखने की बहुत जरूरत है अपन को, क्योंकि बहुत ज्यादा काम में आएंगे और इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी अपन देखने वाले हैं फटाफट से, ठीक है। ये इक्वेशन समझ आया, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो अब आ गए अपन किस पे, क्वेश्चंस पे आ गए। तो अपन क्वेश्चन समझते हैं कि किस पे, इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, फॉर्मूले बेस भी आते हैं, थ्योरेटिकल बेस भी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस भी आते हैं। तो एक एक करके अपन सबको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, दिस इज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू। देखो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने, क्या पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मासेस के, किसके प्रोपोर्शनल होती है, मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। तो इन्होंने पूछा किसके प्रोपोर्शनल होगी, देन आपको पता चल रहा होगा किसकी होती है, मास के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, मास के प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ अ बॉडी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इफ इट इज टेकन। अब वेट कैसे बढ़ेगा बॉडी का, मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया था, क्या है कि इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कैसी होती है, कम होती है। पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, पोल्स पे ग्रेविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। जी की वैल्यू, पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, क्यों, ये रहे पोल्स, ठीक है। इक्वेटर पे कम है, क्यों, क्योंकि भाई ये रेडियस बढ़ जाता है इसका और पोल्स पे रेडियस कम हो जाता है। तो इन्होंने पूछा हुआ है द वेट ऑफ अ बॉडी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इफ इट इज टेकन फ्रॉम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, नहीं सेंटर में ले जाओगे कोई काम का नहीं है, एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, भाई देखो टॉप ऑफ द हाइट पे ले जाओगे तब भी ग्रेविटी कम होती है, फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, देखो पोल्स पे तो मैक्सिमम होती है, पोल्स पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, बट पोल्स से आप इक्वेटर की तरफ लेके जाएंगे मतलब और इक्वेटर पे कैसी होती है, लेस होती है, मतलब ज्यादा से कम करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, मतलब अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी, स्लाइटली बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम का जब अपन कहां लेके जाएंगे, फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स अपन ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, तब क्या होगा, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा मतलब ग्रेविटी बढ़ेगी। तो वेट कैसे बढ़ेगा, अरे वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g। अगर किसी मास में तुम ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा तुम्हें वेट मिलेगा, तो वेट कैसे बढ़ेगा, जितनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ेगी। क्लियर है,
इफ अ पीस ऑफ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द मून टू द अर्थ, क्या किया, एक रॉक, चट्टान का टुकड़ा उठा के ले आए, कहां से, मून से, कहां लेके आए, अर्थ पे लेके आए, ठीक है, तो क्या होगा, अर्थ पे लेके आए तो क्या होगा, वॉल्यूम डेंसिटी एंड वेट विल रिमेन सेम। देखो वेट का भी मैंने बताया कि वेट क्या होता है, mg होता है, ठीक है, मून पे ग्रेविटी कम होती है, मतलब वहां पे वेट कम होगा, वेट कम होगा, और अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, मतलब वेट ज्यादा होगा। तो देखो इसमें अपन एलिमिनेट करते हैं, इसमें क्या लिखा, वेट विल रिमेन सेम, नहीं कभी नहीं रहेंगे, वेट विल रिमेन सेम नहीं रहेंगे, वेट विल रिमेन सेम नहीं रहेंगे, तो क्या लिखा है अब, वॉल्यूम एंड डेंसिटी विल रिमेन सेम एज द मून, क्या होगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, राइट है। वेट तो हमेशा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे अलग है, यहाँ पे अलग है, अपन ने पढ़ा था कि 1/6 होती है, ठीक है, तो वेट हमेशा, वेट कभी भी सेम नहीं रहेगा, हाँ वॉल्यूम और डेंसिटी सेम हो सकती है, क्लियर है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज, अपन को पता है कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, मून पे एस्केप वेलोसिटी ऑन मून कितनी होती है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है, इतनी कुछ होती है, ठीक है, सॉरी 1.6 के आसपास होती है, एक सेकंड, ये तो ग्रेविटी लिख दिया था, 1.6 होती है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी किस पे, मून पे 1.6 होती है। देखो तो अर्थ पे ज्यादा है, मून पे कम है। अब अपन इसी पे क्वेश्चन देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, इक्वल नहीं होगी कभी भी, ग्रेटर देन, हाँ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन फ्रॉम द मून, बड़ी हो सकती है, हाँ बड़ी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन क्या है, लेस देन, क्या होता है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज लेस देन, अर्थ सरफेस पे लेस होती है, नहीं होती, इक्वल नहीं होती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन द वेलोसिटी फ्रॉम द मून सरफेस। अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मून सरफेस का, और ये सन पे आ गया, तो सन जैसी कोई चीज अपन ने देखी ही नहीं, तो ये ऑप्शन कहीं से भी करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो ग्रेटर तो होगी, अर्थ की ग्रेटर होती है, मून की लेस होती है। चलिए थोड़ा सा अब न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए जो कि फॉर्मूला बेस हो, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से ये हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला ठीक से याद है तो। ए बॉडी ऑफ अ वेट 90 kg, फिजिक्स की पहली चीज जो दिया है लिख लो, वेट, बॉडी ऑफ अ वेट 90 न्यूटन, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेट ऑन अर्थ दे दिया, ठीक है, हाउ मच वेट इट ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, मार्स पे पूछा है कि मार्स पे वेट कितना होगा, तो देखो इफ द मास ऑफ द मार्स इज, मास जो है वो कितना हो जाए, m/9 हो जाए, और जो रेडियस है वो कितनी हो जाए, r/2 हो जाए, ये इन्होंने क्वेश्चन बोल दिया है, r/2 हो जाए, ये इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। अब अपन को एक ही चीज पता है कि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता था, gm/r², gm/r², यही होता था, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था अपना। अब देखो क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा कि ग्रेविटी फॉर्मूला दिखाते पहले आपको, कहाँ गया, अरे ये चल क्यों नहीं, कहाँ गए, एक सेकंड पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, वो वाला भी कराता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, एट द अर्थ सरफेस इज जी, ये अपन को पता है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ हाइट एट 32 किलोमीटर एट द सी लेवल, सी लेवल से कितनी 32 किलोमीटर की चाहिए, हाइट दे दी है 32, ठीक है, 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की, रेडियस अपन को पता है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर की, ठीक है, अर्थ सरफेस पे जी है, अर्थ सरफेस पे जी है, ठीक है, देखो GH इज इक्वल टू जी अपॉन, क्या करना पड़ेगा, 1 - 2h/r होता है, अपन को ये पता है, हाँ पता है, GH इज इक्वल टू जी 1 - 2 इंटू h, मतलब 32, रेडियस 6400, क्या आएगा, GH इज इक्वल टू जी 1 - 2 इंटू 32, कितना, 64/6400, कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा, ये यहाँ पे देख लो, GH इज इक्वल टू जी 1 - ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1/100 लिखा हुआ है,
करो जरा, जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 0.01, 0.1 मतलब जी एच ग्रेविटी एट हाइट, समथिंग हाइट जो भी पूछी हुई है वो कितनी हो जाएगी, अगर 1 में से आप ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.99 टाइम्स ऑफ जी हो जाएगी। है क्या 0.99 टाइम्स ऑफ जी? हाँ, अपन को ये वाला ऑप्शन मिल गया कि 0.99 टाइम्स ऑफ जी अपन को क्या मिल जाएगी, ग्रेविटी ऑन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ आया। चलिए इसके पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस तो ये होती है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो ग्रेविटी ऑन मार्स अपन निकाल लेते हैं, सॉरी जो ग्रेविटी ऑन मार्स क्या होगी, देखो इन्होंने क्या बोला कि जो वेट है वो कितना हो रहा है 9 टाइम्स, सॉरी मास का 9th पार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे जी एम अपॉन नान अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी हो रही है r/2 हो रही है, r/2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जी एम इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर अपॉन 9/4, यही मिलेगा जी एम बाई आर स्क्वायर अपॉन 9/4 की 4/9, 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4/9। कैसे भाई, ये तो देखो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा 4 ऊपर जाएगा, तो ये जी एम बाई क्या है, ये तो ग्रेविटी ऑन अर्थ है। तो जो एक और स्लाइड देख लेते हैं चलो। तो ग्रेविटी ऑन मार्स क्या निकल के आया अपना, ग्रेविटी ऑन अर्थ इंटू 4/9। ठीक है, अब देखो जो ऑब्जेक्ट का वेट था वो कितना था 90 न्यूटन का था, तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 90 इंटू 4/9, अपन वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा 10 वेट। वेट ऑन मार्स कितना मिल जाएगा यहां से 90, वेट ऑन मार्स कितना आ जाएगा 40 न्यूटन का वेट आपको मिल जाएगा। है क्या कहीं 40 न्यूटन? क्लियर है? तो क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि जो मास है वो क्या हो रहा है, मास जो हो रहा है वो 1/9 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 1/9 टाइम्स हो रहा है, और जो रेडियस है वो 1/2 टाइम्स हो रही है। वैल्यू पुट की तो क्या हुआ, ये अपन को मिला, इसको पता है ये क्या लिखा हुआ है, इसको जी बोलते हैं, ग्रेविटी ऑन अर्थ बोलते हैं। देन अपन को क्या चाहिए था, वेट चाहिए था, तो क्या किया उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया किसका, मास का, तो क्या आ गया वेट अपन को मिल गया। क्लियर है, 40 न्यूटन का वेट अपन को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला अपन ने समझ लिया। ठीक है, हाइट पे कितनी होगी ग्रेविटी। चलिए, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस, चलिए देखो, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 70% ऑफ इट्स वैल्यू। देखो जो जी है उन्होंने क्या बोला, 70% हो जाए, जो जी डैश है वो क्या हो जाएगा 70% ऑफ जी हो जाएगा। 70% कैसा होता है, परसेंट का साइन हटेगा, यही आएगा ना। ठीक है, क्या करते हैं अपन, जो डेप्थ का फॉर्मूला पढ़ा था, जीडी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ग्रेविटी ऑन डेप्थ, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, जी अपॉन 1 माइनस dy/r, यही पढ़ा था। हाँ यही पढ़ा था। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी डेप्थ की कितनी आ गई थी, ये इसमें रख दो वैल्यू जरा, चलो यहाँ पर रखते हैं, जी डी 70/100 जी इज इक्वल टू, जी की वैल्यू तो वही रहेगी, 1 माइनस डेप्थ कितनी दे दी इनने, नहीं दी है, चलो रेडियस भी रहने दो, डी, हाँ डी और आर के फॉर्म में ही है। ठीक है, चलिए क्या होगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 7/10 इज इक्वल टू 1 माइनस dy/r, यही बचा। क्या करें, ट्रांसपोज कर लें, dy/r को यहाँ ले जाते हैं, 10 को वहाँ ले जाते हैं, dy/r इज इक्वल टू 1 माइनस 7/10, यही होगा। dy/r इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3/10, 3/10। इन्होंने क्या पूछा है, डेप्थ पूछा है, तो डेप्थ यहां से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, आर को वहां भेज देंगे, आर को वहां भेज देंगे, तो क्या मिल जाएगा डेप्थ यहां से, डेप्थ इज इक्वल टू 3r/10, ये आपको फाइनल डेप्थ मिल जाएगी। है क्या कुछ ऐसा ऑप्शन, 8, हाँ ये 3r/10 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या बोला कि जो ग्रेविटी की वैल्यू 70% बन जाए।
ठीक है, जो नई ग्रेविटी है वो 70% ऑफ जो अर्थ ग्रेविटी है उसके ये है। तो अपन ने क्या किया, सिंपल सी वैल्यू पुट की। तो इस तरीके के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इजी होते हैं, बस सारे के सारे किस पे टिके हुए हैं, फॉर्मूले पे बेस हैं। तो अपन को क्या करना है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना है। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज v, ए प्लैनेट हैविंग अ 9 times of अर्थ एंड रेडियस 16 times of अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। देखो अपन ने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, √2gm/r, यही देखा था ना। ये फॉर्मूला अपन ने देख रखा था, किसका होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला देखा था ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो उसमें दिया क्या हुआ है कि जो एस्केप वेलोसिटी है, दिया क्या है, जो एस्केप वेलोसिटी थी वो अर्थ की v दे रखी है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जो कहां की पूछी हुई है, एस्केप वेलोसिटी फिर से पूछी, तो इन्होंने क्या किया, मास जो है, जो मास है m डैश नया मास है, ठीक है, हैविंग 9 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, वो क्या बन जाए, 9m बन जाए। एंड रेडियस जो है वो कितनी हो जाए, 16 टाइम्स हो जाए, मतलब जो r है अर्थ का उससे कितनी हो जाए, 16 r हो जाए। ये इन्होंने दे रखा है। चलो इस पे फॉर्मूले में बेस करते हैं, पता करते हैं क्या आता है। अपन को तो एक ही फॉर्मूला पता है कि किसकी निकालनी है, अर्थ एंड रेडियस 16 एस्केप वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। नई एस्केप वेलोसिटी अपन को निकालनी है, नई एस्केप वेलोसिटी अपन को निकालनी है कि उस प्लैनेट की क्या होगी, राइट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, √2 इंटू जी, तो वही रहेगा, मास कितना हो गया है, मास कितना हो गया 9, ठीक है, अपॉन रेडियस कितनी हो गई 16r। अब एक चीज पता चल रही है क्या, कि इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा कि 9 को बाहर लाओगे तो क्या मिल जाएगा 3, 16 को बाहर लाओगे तो क्या मिल जाएगा 4 इंटू √2gm/r, यही हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अर्थ के कितने टाइम्स हो जाएगी ये पूछ रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ ही तो बोलते हैं, तो इसको क्या बोल दोगे, वी बोल दोगे। तो वेलोसिटी जो नई आएगी वो 3v/4 आएगी, 3v/4 आएगी। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो प्लैनेट की निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, 3/4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखें। If the distance between the earth and the sun were half its present value, the number of days in a year would have been। देखो क्या हो गया है कि जो सन और अर्थ की डिस्टेंस वो क्या कर दी जाए, हाफ कर दी जाए। मतलब अपन को एक चीज पता थी कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, अब इन्होंने क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया है। टाइम पीरियड वाला जो केपलर का थर्ड लॉ है वो याद आ रहा है। क्या था थर्ड लॉ केपलर का, कि जो t² अपॉन a³ ऑफ सम प्लैनेट इज ऑलवेज इक्वल टू t²/a³ ऑफ अदर प्लैनेट, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ हाफ कर दी जाए, क्या कर दी जाए, हाफ डिस्टेंस क्या की जाए, हाफ कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा, इसको जरा देखते हैं। यहां पे समझा देता हूं कि t², टाइम पीरियड कितना होता है, एक साल का 365 डेज का स्क्वायर, ठीक है। a³ वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। टाइम पीरियड अपन को ये निकालना है और डिस्टेंस अब की बार क्या कर दी है उन्होंने, हाफ कर दी है, मतलब a/2 का क्यूब कर दिया है। क्लियर है, a/2 का क्यूब कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो जो 365 का स्क्वायर है वो तो ऐसे ही रहेगा, a³ भी वैसे का वैसा ही रहेगा। टाइम पीरियड लिखा रहने तो यही निकालना है, देन ये क्या हो जाएगा, a³/8 हो जाएगा। क्लियर है, a³/8 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, 365 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि टाइम पीरियड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 365 का रूट चला जाएगा, देन आपको क्या मिलेगा, टाइम पीरियड निकालना तो क्या मिल जाएगा, 365/2√2, ये आपको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। और जब आप इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, 129 डेज के आसपास आपको आंसर मिलेगा। तो क्या मिलेगा, अगर वो डिस्टेंस क्या वो हाफ हो जाए तो इतना टाइम पीरियड अपन को लगेगा। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो कुछ रह तो नहीं गया अपना, नहीं सारे क्वेश्चन देख लिए। तो इसी के साथ ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अपना आज होता है खत्म।
कि ग्रेविटेशन के अपन ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में क्या किया, अपन ने कवर कर लिए। एग्जाम बेसिस से जो अपन ने पहली चीज़ पढ़ी थी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कवर किया, देन उसके बाद क्या पढ़ा था, वेरिएशन पढ़े थे, उससे बेस क्वेश्चन आते हैं, अपन ने वो वाले भी देख लिए। फॉर्मूले याद करना, अगेन आई एम रिपीटिंग कि फॉर्मूले याद होना जरूरी है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इतने ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत सिंपल चीज़ होती है अगर आपको फॉर्मूला ठीक से याद है तो। ठीक है, तो आज के लिए ग्रेविटेशन के लिए इतना ही। अपन बहुत जल्द मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए कीप साइनिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद।